हाँ जी। सभी मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप सब आए पहुंचे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सबने सफल बनाने के लिए भागीदारी निभाई। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज भादरा के लिए एक राजनीतिक नुकसान हुआ है। कुरैशी परिवार से भादरा तहसील के नगर पालिका अध्यक्षा आजन बैतुल बानो जी का निधन हुआ है। तो पूरे परिवार को, कुरैशी परिवार को मेरी तरफ से आप सबके मार्फत से संवेदनाएं। जिस प्रकार आज हम यहाँ पहुँचे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके मार्फत से भादरा की जनता को एक मैसेज देने के लिए है। जैसे कि समय नज़दीक आ रहा है, 25 नवंबर की जिस प्रकार से हमारे चुनाव की तारीख निकली है, भादरा में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा था। सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल साहब में विश्वास जताया था। जिस वक्त मैंने इस पार्टी का दामन थामा था, तब लोगों के विचार अलग थे, पर आज उस वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ पूरे भरोसे के साथ, आज उस स्थिति में और आज की स्थिति में दिन रात का अंतर आया है। जिस प्रकार से भादरा की जमीनी चुनावी खेल को देखा जाए और जिस तरीके से राजस्थान के पूरे खेल को देखा जाए, घटनाक्रम को, राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए, तो पूरे राजस्थान में एक तरीके से गहलोत और वसुंधरा की मिलीजुली सरकार चलने लग रही है। जहां गहलोत को सरकार गिरने का डर था और जहां गहलोत जब सरकार बचाने में लगे हुए थे, तब वसुंधरा पूरी पार्टी से अलग जाके गहलोत साहब का समर्थन कर रही थी। जिसका बाद में, ये कोई बड़ी बात नहीं कह रहा है मैं कोई आपके बीच में, कि जिस बात को कहीं से कहीं सुनी बात, जिसको बाद में आपके बीच में, मीडिया के बीच में गहलोत साहब ने खुद अपनी वाणी से बोला है कि मेरे सरकार को बचाने में वसुंधरा जी का बहुत बड़ा हाथ है। और रही बात भादरा की, जहां एक पार्टी बिल्कुल निराधार हो चुकी है, जिसमें वोट तो हैं क्षेत्र में, पर लीडर खत्म हो चुके हैं। और वहीं लोग कहने लगे मरावा सांप है, जो गले में डालेगा हार तो उसको देखनी पड़ी। इतनी बड़ी लीडरशिप, इतनी बड़ी एक पार्टी के होते हुए भी आज जो वोट बैंक है वो शिफ्ट होने लग रहा है दूसरी तरफ। आज जो हमारे पिछले जनप्रतिनिधि रहे, आज जो कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक के वो एक तरीके से उनके मालिक बन के बैठे हैं कि इन वोटों का भाई मेरे पास इनका जनाधार रहेगा। और रही बात बीजेपी के वोटर्स की, तो अब जनता के पास पिछले मौजूदा जनप्रतिनिधि को हराने के लिए या उसके अलावा कोई विकल्प देखने के लिए कोई देखना चाहता है, तो भादरा तहसील के अंदर कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। लोग वोट दे रहे हैं, मजबूरी के साथ दे रहे हैं, कोई राजी होकर नहीं दे रहे। आज स्थिति ऐसी है कि वोट डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहा। पर उसी दौरान जिस तरीके से राजस्थान में पिछले चुनाव से 15 दिन पहले पार्टी बना के 58 सीटों पे लड़े और जिसके अंदर 3 एमएलए निकाले गए और खुद एमपी बने, और 15 एमएलए अंडर 5000 आ रहे थे। समय कम था, पार्टी नहीं बनाई थी, वोटर तक नहीं पहुंच पाए थे, लीडर नहीं मिल पाए थे। आज उस बात में, आज उस समय में रात दिन का अंतर है। 5 साल बाद आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अनेकों जगह मजबूत है, अनेक जगह उनके पास लीडर है। आज भादरा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आगाज हो चुका है इस चुनाव से। और आपके माध्यम से मैं एक ही चीज जनता तक ज्यादा बताना चाहता हूं। 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को वीडीएस पैलेस भादरा 6 बजे शाम को हनुमान बेनीवाल जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो भादरा में एक जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। और ये उनका पहला राजनीतिक भादरा के लिए दौरा होगा। और मैं आप सबसे और आप सबके मार्फत से जनता से यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने, जब किसान आंदोलन हुआ था, एनडीए की सरकार को लात मार के एनडीए से अपना समझौता तोड़ा और भारत का एकमात्र सांसद था
जिसने किसान आंदोलन के अंदर किसानों के साथ बैठने का काम किया। इसके अलावा कोई दूसरा सांसद नहीं था। उसके बाद जब अभी पिछले ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है, जब अग्निवीर योजना आई, सरकार ने अग्निवीर योजना को लागू किया, तो एकमात्र सांसद और एकमात्र नेता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिसने अग्निवीर का विरोध किया। और वो 2 लाख की युवाओं की जनसभा को जोधपुर के अंदर संबोधित किया और वहां से मोदी जी को मैसेज भेजा कि आपको अग्निवीर वापस लेना पड़ेगा। आज अग्निवीर 3 दिन पहले मुद्दे चर्चा में था, अग्निवीर की योजना चर्चा में थी। अब लोगों को समझ आ रही है कि अग्निवीर में क्या कमी है। आज हर एक बंदे के, हर एक इंसान के, हर एक जनता के, हर एक नुमाइंदे के अंदर एक जबान के ऊपर एक ही चीज है, क्या अग्निवीर योजना लाभकारी है या हमारे बच्चों के साथ या हमारे जवानों के साथ, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब पिछली बार सरकार ने रोक लगाई थी छात्र संघ चुनावों के अंदर, उसके बाद जब वो वापस चालू हुए, पिछले 3 महीने पहले गहलोत सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगाने का काम किया ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको किसी प्रकार का वोटों का डेंट ना लगे। इसको देखते हुए राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजनेता था जिसने जयपुर के अंदर, विद्याधर नगर के अंदर हजारों युवाओं की रैली करके एक मैसेज दिया कि छात्रों के हित की बात करनी पड़ेगी, छात्रों को छात्र चुनाव की अंदर वापसी देनी पड़ेगी, छात्र संघ चुनाव वापस करवाने की बात रखी। इनके अलावा किसी भी, चाहे वो बीजेपी के दल से हो, चाहे कांग्रेस के दल से हो या किसी अन्य दल से हो, किसी ने भी छात्र संघ चुनाव वापस करवाने की मांग नहीं रखी। उसके बाद हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो, जो वक्त बेवक्त हनुमान जी बेनीवाल जब जहां मौका मिला तब उन्होंने इस बात को रखा, संपूर्ण कर्ज माफी किसानों की। पिछली सरकार में जब राहुल गांधी जी आए थे, 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद थी, 1 से लेकर 10 तक की गिनती तो उन्होंने बता दी, पर आगे उन्होंने जो संपूर्ण कर्ज माफी की बात रखी उसको वो खुद भूल चुके हैं। जो संपूर्ण कर्ज माफी की कोई बात कर रहा है राजस्थान के अंदर, वो सिर्फ एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है। उसके बाद टोल मुक्त राजस्थान, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना, और जब ईआरसीपी एक ऐसी योजना, ऐसे क्षेत्र से जुड़ी हुई योजना है जहां से हमारे जल संसाधन मंत्री गजेंद्र जी शेखावत आते हैं और उनका बहुत बड़ा हाथ है आज सरकार के अंदर, और वो उस क्षेत्र से आते हुए भी अपने क्षेत्र की इतनी बड़ी मांग को नहीं उठा पा रहे, तो वहां सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल ही ऐसा व्यक्ति है जिसने ईआरसीपी की बात। आज ईआरसीपी की बात कर रहे हैं राजस्थान के स्तर पर, हम बात करेंगे राजस्थान के स्तर की, तो तब हम भादरा की बात करते हैं तो हमारी भी सिद्धमुख योजना और अमर सिंह ब्रांच, दोनों वितरिकाओं में हमारे लिए हमारा जो आवंटित पानी है वो आज आधे से भी कम किसानों को मिल रहा है, जिसके कारण टेल के ही नहीं, लगभग जो हेड के किसान हैं उनकी भी बारियां पिटने लग रही है। 15 से 21 दिन, 21 से 30 दिन और आज 45 दिन के अंदर भी रेगुलेशन में पानी नहीं मिलने लग रहा, बारियां पिटने लग रही है। पिछले कुछ दिन पहले भिरानी में किसान आंदोलनरत थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके साथ रही थी। और रही बात मुफ्त बिजली की, इकलौता ऐसा नेता है जो राजस्थान में मुफ्त बिजली की बात कर रहा है। निठराना वाला प्रकरण हम सभी को याद है, हमारे क्षेत्र के अंदर, तहसील के अंदर 1 साल से ऊपर तक एक धरना प्रदर्शन चालू हुआ था, एक आंदोलन का रूप लिया था। जिस नेता ने उसकी शुरुआत करी थी वो नेता उनको छोड़ के भाग गया था और उनको अपने स्तर पे वो लड़ाई लड़नी पड़ी। और उन साथियों को मैं एक चीज़ आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ, उन साथियों की लड़ाई आज राजस्थान के अंदर आज फल देने लग रही है। आज राजस्थान के अंदर उनकी लड़ाई का फल बाकी जनता को मिलने लग रहा है। आज राजस्थान के अंदर बिजली व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, पर वहीं बिजली की कटौती भी बहुत होने लग रही है। और उसके बाद एक नई पार्टी है, वक्त लगता है बनने में, वक्त लगता है पनपने में। एक नेता नहीं बनता कुछ एक दिनों में, एक पार्टी को चलाना, वो भी पूरे राजस्थान जैसे बड़े क्षेत्र में, छोटी बात नहीं। पर उसके लिए हमें बूथ लेवल पे, विधानसभा स्तर पे और लोकसभा स्तर पे बहुत मजबूती के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। और यही एकमात्र ऐसी पार्टी है, भादरा के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले ब्लॉक और जिला परिषद चुनाव में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी को चुनौती देगी तो वो इकलौती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। युवाओं के लिए जिस प्रकार हमारी पार्टी के अभी स्टूडेंट विंग नहीं है,
और हमने पिछले चुनाव, इस चुनाव के लिए भी हमने वार्ता की थी सुप्रीमो साहब से। उन्होंने कहा था कि हम किसी पार्टी के साथ अभी नहीं जाएंगे और हमारे साथी भी खड़े नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक किसी प्रकार का स्टूडेंट विंग नहीं बनाया। पर आने वाले चुनाव, आने वाले 2-3 साल के अंदर स्टूडेंट विंग भी आपके पास होगा, स्टूडेंट विंग को भी आपके बीच में लाएंगे और आने वाले छात्र संघ चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निसंदेह स्टूडेंट विंग के साथ उतरेगी और छात्र संघ चुनाव में भी हिस्सा लेगी। तो जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूं कि 18 साल के युवाओं से लेके 60-70 साल तक के बुजुर्ग तक एक नया विकल्प राजस्थान को मिलने लग रहा है, जो किसानों और जवानों की बात करने लग रहा है। 25 तारीख को VDS पैलेस में हनुमान बेनीवाल साहब आ रहे हैं। तो आप सबके मार्फत से मैं बादरा की जनता को कहना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और उनके विचार सुने, ताकि हनुमान बेनीवाल का आप सब तक पता चले, उस इंसान के, उस नेता के क्या विचार हैं, और हमें भी पता चले और बादरा की जनता में भी मैसेज जाए कि इस नेता के किस प्रकार के विचार बादरा के लिए उन्नति और प्रगति के काम कर सकते हैं। कार्तिक जी, हनुमान बेनीवाल काफी उग्र मुद्दा उठाने में काफी आक्रोशित दिखे। अपने क्षेत्र में भी 2 बड़ी मांग है, एक बिजली आंदोलन की बात है, दूसरी एक टोल प्लाजा, जो काफी लोग परेशान है। ठगी हूँ, 2 टोल प्लाजा लग रहे हैं, एक अवैध है, अवैध की काफी बार शिकायत भी हुई है, लेकिन भी पर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। हालांकि चुनावी टाइम में कई नेता वादा करते हैं, तो थारे एजेंडे के अंदर आज चीज शामिल रहेगी जनता के मार्फत जो एक मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। मेरे कुछ साथी अभी कुछ दिन पहले जोधपुर गए थे, बोल भाई साहब जोधपुर जा रहे हैं, टोल ज़्यादा लगेगा, क्या करें। मैं, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा बांध लीजिए अपनी गाड़ी के आगे, आपकी टोल नहीं लगेगा। और इस बात के ऊपर उन्होंने एक भरोसे के ऊपर वो झंडा बांध के वो जोधपुर गए और जोधपुर से वापस आए, उनका 1 रुपये भी टोल का नहीं लगा पूरे रास्ते में। बात है लीडरशिप की, बात है नेतृत्व की। मैंने इस टोल के लिए आवाज उठाई थी, लड़ाई भी लड़ी थी, आज भी वो फेसबुक पे पड़ी है, मैंने कोई वीडियो भी डाली थी, पर जब लीडरशिप बेकार थी मेरी नहीं चल पाई। ये रियलिटी है। मैं क्या लड़ता, मैं अकेला किस तरीके से, मैं अकेला क्या लड़ाई लड़के मैं एक टोल को हटाने की क्षमता रखता हूँ। मुझसे तो एक ईंट नहीं हिलेगी अकेले से, और टोल हटाना तो बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए मुझे पूरे संसाधन चाहिए, मुझे नेतृत्व चाहिए, ऊपर से भी पूरी ताकत चाहिए। लड़ाई सबके साथ मिलकर लड़ी जाती है, अकेला लड़ाई लड़ेगा, सामने ज्यादा होंगे, कमजोरी आ जाएगी। आज से 2.5 साल पहले मैंने इसी टोल प्लाजा की बात करी थी, वीडियो भी डाली थी, तब लोगों ने विरोध भी किया था। टोल मुक्त राजस्थान। और बिजली बिल की भी बात आ, बिजली बिल की बेनीवाल क्षेत्र में जो क्या लोग बाग के बिजली हनुमान बेनीवाल के क्षेत्र में हर घर में 3-3 AC, 4-4 AC है, और कोई बिजली का बिल भरने नहीं जाता है। उसके लिए हनुमान बेनीवाल का सीधा संदेश है, कोई बिजली का बिल काटने, बिजली का मीटर फाड़ने आए तो सीधा मेरे पास फोन करना। और पूरे खींवसर के अंदर, पूरे नागौर के अंदर, खींव जोन की खुद की विधानसभा है, कोई बिजली का बिल नहीं भरता। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस या मान के चला कि भादरा के अंदर RLP उम्मीदवार कार्तिक के ड्यूटी करने लगे, प्रतिनिधित्व मानस का चीज ने टिकट लगभग क्लियर है। राजेंद्र जी, मैं आपके मार्फत से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि लड़ाई नेतृत्व आगे बढ़ के मैं लड़ रहा हूँ, और साथी बहुत हैं। कुछ साथी ऐसे थे जिनको RLP के नाम से जुड़ना चाहते थे, पर कोई लेके चलने वाला नहीं था उनको। आज तहसील में एक एक दाने की तरह मैंने एक एक हीरे को तराशा है, और आज जो लोग हनुमान बेनीवाल से अंदरूनी रूप से जुड़े हुए थे पर उनको रास्ता नहीं पता था, उनको जोड़ के, उनको संजो के आगे बढ़ रहा हूँ। और निश्चित तौर पे ये मान के चलिए, हम लड़ाई हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की लड़ रहे हैं। नेतृत्व चाहे कोई भी करे, अगुवाई चाहे कोई भी करे, हमें पार्टी को मजबूत करना है। कार्तिक जी, अभी आपने बताया कि भाजपा पिछले जनप्रतिनिधि और वर्तमान जनप्रतिनिधि को हराने के लिए बादरा की जनता एकजुट हो रही है, तो ऐसी क्या बात है कि वर्तमान विधायक और पिछले विधायक ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसको हराने के लिए एकजुट हो रहे हैं? अभी आपने काम नहीं किया साहब, यहाँ काम नहीं हुआ है बादरा के अंदर ना। आप ये मान के चलें, एक तो जब पिछले योजना की आपको मैं याद दिलाऊं तो ये थोड़ी आपको कड़वी जरूर लगेगी। नहीं, मैं मतलब आपके मार्फत कुछ लोगों को भी कड़वी लग सकती है। जब पिछली योजना का जो चुनाव था उसके अंदर आ था कि गांधी वाले को हरा लो, इससे बुरा आदमी नहीं। सब पार्टी, सब लोग एक हुए थे कि ये हटना चाहिए, उससे बुरा आदमी कोई नहीं। तो वो उस टाइम आपको बुरा लग रहा था, आज अच्छा क्यों लगने लग गया कि उससे भी बुरा हो एक और आ गया। आज बादरा की जनता एक ही आवाज कर रही है, जो मौजूदा, जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि था, जो पिछला जनप्रतिनिधि रहा, उसको जो हराएगा वोट उसको देंगे। इस तरीके की जन भावना हो गई है। हम जाते हैं जनता के बीच में, लड़ाई लड़ते हैं, और दुख भी होता है
कि वो मुद्दे की बात पे वोट नहीं दे रहे, वो जनता के लिए जो लड़ा है उसको वोट नहीं दे रहे, जो जनता के बीच में रहा है उसके लिए वोट नहीं दे रहे, वो इसलिए वोट दे रहे कि इसको कौन हराएगा उसको वोट दे रहे। नहीं, वर्तमान विधायक तो अपना वोट के काम के आधार पे मांग रहा है। वर्तमान विधायक तो वोट ही अपने काम के आधार पे मांग रहा है। अगर मैं तो आप ढोलकी देख लेना साहब, आप वर्तमान विधायक काम के आधार पे मांग रहे हैं तो खाली रह जाएगा। कार्तिक जी, भिरानी के अंदर 60 दिन आंदोलन चले और एक चर्चा भी चली कि हनुमान बेनीवाल समर्थन देना, इसके हालांकि थारी नजदीकियां हनुमान बेनीवाल बात भी करी हुई है, शायद एंड के ऊपर भी बात मन याद है, बात हुई थारी के कारण रहे हो हनुमान बेनीवाल ना आने को कारण या कोई और राजनीतिक कारण है? क्योंकि किसानों ने बड़ी उम्मीद थी कि हनुमान बेनीवाल जो है जल्दी धरने ना समर्थन देना होगा। देखिए साहब, मैं वहाँ पहुँचा था, पार्टी का आज के दिन प्रतिनिधि तो कर रहा हूँ भादरा से। अगर मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो हनुमान बेनीवाल एक तरीके से आप मान सकते हैं कि उनकी विचारधारा को लेकर मैं आपके बीच पहुँच गया था। हर जगह नहीं हो सकता कि राजस्थान के हर कोने तक हनुमान बेनीवाल खुद पहुँच पाए, पर उसका जनप्रतिनिधि, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला उस इलाके से वो व्यक्ति वहाँ पहुँच रहा है, तो वहाँ एक ही बात मान के चलिए कि हनुमान बेनीवाल की विचारधारा वहाँ पहुँच चुकी है। और मैंने उस दिन भी हेड पर था, और उसके बाद जब भगत सिंह जी की जयंती थी उस दिन भी मैंने कहा था आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, जिस दिन आपको हमारी जरूरत पड़ेगी उस दिन हम पीछे नहीं। कार्तिक जी, एक बड़ी चर्चा रहती है क्षेत्र में, क्योंकि आपका परिवार जो डूडी परिवार है बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में अलग अलग 4 धड़े वर्तमान में देखे जा रहे हैं। तो आपने क्या दावेदारी जताने से पूर्व, कोई डिसीजन लेने से पूर्व कोई परिवार में मंथन किया है? कोई ऐसा हुआ है? मैंने साहब आज से 2-2.5 साल पहले ही मंथन करा था परिवार में कि मैं अब इस डगर को आगे बढ़ाने वाला हूँ, आप सभी मेरा साथ दें। तो आज से 2-2.5 साल पहले ही परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने मुझे कहा था मेहनत करो, आगे बढ़ो, जो आगे निकलेगा उसके साथ परिवार रहेगा। और आज मैं मेरी मेहनत के बलबूते पे यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे लिए किसी ने ऐसे ये नहीं था कि मैं कहीं पहुँच रहा हूँ तो परिवार वालों के फ़ोन गए कि कार्तिक यार उसका स्वागत करना। कार्तिक ने तो एक दाने को खुद चुका है, और इस जगह पहुँचने के बाद मैं इस निश्चित तौर पे कह सकता हूँ परिवार मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, परिवार साथ रहेगा। हो सकती है कुछ लोगों की मजबूरियाँ हो, कोई किसी पार्टी में है, कोई किसी दल में है, कोई किसी विचारधारा की है, पर परिवार के तौर पे वो साथ रहेगा। सर 20 तारीख को सुनने में आ रहा है जयदीप जी डूडी अपने घर सानीबड़ी वहाँ पर एक मीटिंग कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, चुनाव लड़े या ना लड़े। हालांकि वो बीजेपी में ज्वाइन किए, उन्होंने पहले कांग्रेस में थे। संदीप जी डूडी जो आपके चाचा हैं वो थोड़े दिन पहले मलखेड़ा में बीजेपी के मंच पर थे। ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा कि परिवार एकजुट होगा? या 20 तारीख को कोई सूचना है आपको समर्थन देगा आपका डूडी परिवार, या वो बीजेपी को समर्थन देंगे या चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे? देखिए, वो हमारे चाचा जयदीप जी का निजी राजनीतिक फैसला रहेगा। जहाँ तक कि मुझे परिवार का है, मैं आपको ये चीज़ आप सभी के साथ, सभी साथियों से साझा कर लूँ। जहाँ तक परिवार का है, परिवार के लगभग साथी, लगभग परिवार के सदस्य साथ रहेंगे। और एक बात मैं आप सबके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आजकल किसके परिवार है? आजकल वोटर के घर पे भी जाते तो पहले परिवार का एक आदमी फैसला लेता था, उसके पीछे पूरे परिवार वोट दे देता था। गांव में 3-4 लोग होते थे जिसके पीछे पूरा परिवार जाता था। पर आज स्थिति ऐसी है कि बेटा अलग बात करता है, दादा अलग बात करता है, बाप बात करता है नहीं करता, वो अलग स्थिति है। आजकल हर घर की कहानी है। पर ये मान के चलिए राजनीतिक रूप से उनकी कुछ एक तरीके से आप मानिए मजबूरियां रहेगी, पर अंदरूनी रूप से वो मेरा पूरा समर्थन करेंगे। और मैं उस स्थिति में हूँ कि मैं उस भरोसे पे आगे बढ़ सकता हूँ कि परिवार मेरा मजबूती से हर कदम पे साथ देगा। सर, क्योंकि आरएलपी की एकमात्र प्रत्याशी आप अभी तक नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बड़े नेता हैं जैसे जयदीप जी डूडी लगा लें या कोई और 1-2 नेता और है, क्या उनके जनाधार को देखते हुए कहीं टिकट ट्रांसफर ना हो जाए अगर वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें? क्योंकि आरएलपी एक बड़ा विकल्प है सभी नेताओं के लिए। आरएलपी एक बड़ा विकल्प हुआ है सभी नेताओं के लिए इन कुछ दिनों में। जब आरएलपी को कोई विकल्प नहीं मानता था तब कार्तिकेय डूडी ने उसको विकल्प माना था अपना। और आज मेहनत करके बादरा तहसील में कहीं ना कहीं लोगों के जबान पे और लोगों के दिमाग में आरएलपी का कोई बखान हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ। और आज कोई अगर आरएलपी की तरफ जा रहा है तो सभी साथियों कहना चाहता हूँ आप सबके मार्फत से कि मैंने एक अच्छी कारी घर के आगे जो एक शाम को कारी लगाते हैं ना कि बुरी चीज़ें घर से दूर रहे,
नेगेटिविटी दूर रहे। बढ़िया तरीके से मैंने कारी लगा रखी है, जाने की गलती मत करना, अंदर नहीं घुस पाओगे। ऐसे कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में जा रहे हैं? बादरा स्तर चुनावी मैदान भादरा स्तर पर मेरा मुद्दा एक सबसे बड़ा रहेगा कि आज भादरा की जो स्थिति है कि शासन प्रशासन के ऊपर बिल्कुल भी कोई रोकथाम नहीं बचा है। शासन बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका था पिछले 5 साल में, और एक व्यक्ति को अपनी एफआईआर कराने के लिए जनप्रतिनिधि या किसी भी प्रकार से किसी एक नेता का फ़ोन करवाना पड़ता था कि एक एफआईआर लॉन्च करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। और बहुत से ऐसे मामले मेरे पास आते रहते थे जिसमें 156(3) में मैं कोर्ट से इस्तिगासा करवा के एफआईआर करवानी पड़ी थी मुझे, चाहे वो भादरा में हो, चाहे वो गोगामेडी में हो, चाहे वो विरानी क्षेत्र के थाना में हो। अब रही बात, जब तक आपका शासन प्रशासन तंत्र जब तक सही तरीके से काम नहीं करेगा, आप जनता के अंदर बढ़िया तरीके से काम लाके नहीं रख सकते। मेरा सबसे 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 अहम मुद्दा रहेगा कि मेरे शासन प्रशासन में बैठे लोग जनता को, गरीब को गणेश मानकर पूजा करे, उसको आने से पहले उसको पूजे कि बता तेरी रजा क्या है, बता क्या काम से आए। पहले उससे ये पूछा जाए कि काम आपका बताइए। लोग आजकल खुद बताने के लिए आते हैं, लोग सुनने वाला नहीं होते वहाँ पे। आज आप चाहे बिजली महकमा देख लीजिए, चाहे सिंचाई महकमा देख लीजिए, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है हमारे भादरा के थाने। आप एक चीज़ को देखते रहिए, आज इन पिछले चंद दिनों के अंदर भादरा के अंदर तेल पकड़ा जा रहा है भारी मात्रा में, भादरा के अंदर चंदन पकड़ा जा रहा है, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, और आसपास के क्षेत्र में मैं तो हैरान हूँ, 18-18, 20-20, 22-22 साल के लड़कों के पास हथियार पाए जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए क्या स्थिति है। आप किसी के साथ गाड़ी में बैठे उलझ भी नहीं सकते एक साइड के लिए, पता नहीं कौन क्या हथियार लेके आपके पास आए कन पट्टी पे लगा दे। ये स्थिति है आज भादरा के अंदर। चिट्टा, अफीम और क्या क्या अनेक ऐसे नशे फैल चुके हैं जिसको आपको मेरे को तो नाम भी नहीं पता साहब उनके। और सबसे पहले हमें हमारा तंत्र दुरुस्त करना पड़ेगा, मेरा पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा रहेगा भादरा के, मैं जितनी राजनीति जानता हूँ, जनता को काम पड़ता है 5% को, 95% जनता मांगती है मान सम्मान और इज्जत। मेरा परिवार बना था इज्जत और अपनायत के दम पर। मुझे वो इज्जत वापस कायम करनी है, वो अपनायत वापस काम करनी है कि इस घर में जब चले तो एक नेता को देखते हुए ना चले, ये देख के चले परिवार का ही एक मेंबर है, परिवार का ही एक लड़का है जो आज भादरा का नेतृत्व कर रहा है या कुछ लोगों का नेतृत्व कर रहा है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर बैठा है, तो हमारा घर का बच्चा है। ये दूसरी थी। तीसरी चीज, भालू दिखाने बहुत आएंगे, चुनाव भालुओं पे चलता है। लोग भालू बन के वोट दे देते हैं, 5 साल फिर भालू बने रहते हैं। मैं एक ही चीज कहता हूँ, काम वही देखो जो होने वाला हो, काम वही पकड़ो जो आप करा सकते हो। आज भादरा का सबसे बड़ा जो तंत्र खराब हो रखा है वो सिंचाई तंत्र है। भादरा का नहरी तंत्र बिल्कुल बेकार हो चुका है, जिसके लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी इंटरस्टेट। आज हरियाणा हमारा पानी नहीं दे रहा, आज हरियाणा हमारा पानी नहीं दे रहा, तो उसके लिए किसानों की आवाज़ उठाने के लिए नेतृत्व तो चाहिएगा। उन किसानों की आवाज़ कोई संसद में या विधानसभा में उठाएगा, तभी तो इंटरस्टेट मामले सुलझेंगे साहब। आज एक यहाँ का किसान आवाज़ उठा के रह जाएगा, हरियाणा का किसान, हरियाणा की सरकार क्यों उसकी सुनवाई करेगी? वो अपने किसानों की ज़्यादा पहले सोचेगी। हमारा जो 564 क्यूसेक जो पानी है और जो हमारा अमरसिंह ब्रांच का पानी है, उसको पूर्ण रूप से हमें मिले, इस चीज़ की लड़ाई हमें सदन में लड़नी पड़ेगी, हमें विधानसभा में लड़नी पड़ेगी। इंटरस्टेट का मामला है, स्टेट को और सेंटर को मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। इन मामलों को समझिए साहब, ये सबसे बड़ा तंत्र है हमारा। प्रशासन को सही रखना है, भ्रष्ट मुक्त प्रशासन हो, सिंचाई तंत्र सही हो। तीसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आम मानस की, जनता की सुनवाई हो। ये मेरे अहम मुद्दे रहेंगे, और अपनायत की राजनीति हो, ना कि वोटर की और नेता की राजनीति। कार्तिक जी, कार्तिक रूडी एक युवा चेहरो, एक बड़ो आंदोलन हो, प्रिंस कांड जो भादरा में चेहरो सामने आयो। बिंगे बाद में कार्तिक के लगातार आंदोलन में भागीदारी ली, चाहे वह गांधी गोपसी प्रकरण हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे बिजली आंदोलन हो, लगातार भागीदारी। लेकिन जनता की एक संशय है कि लगातार कार्तिक आंदोलन ने सिरे चढ़ाने में नाकामयाब रहे और कार्तिक आंदोलन छोड़ के चले हुए हो गए। क्या कहना चाहोगे? कहना इसमें ये है साहब, मैंने सबसे पहले प्रिंस आंदोलन, प्रिंस की आप बात करें, आंदोलन नहीं, वो एक घटना थी गलत। उसमें क्या होता, बच्चे की एफआईआर नहीं हो रही थी, लड़ाई लड़ी, प्रशासन को घेरा, सरकार को, थाने को घेरा। उस बारिश में जब घेरा तो उस टाइम की जो सीआई थी वो सस्पेंड हो गई।
ये आप इसको जीत मानते हैं या हार मानते हैं, ये आप सोचिए। जी मैंने ऐसे जो सीआई थी मौके के, उसको सस्पेंड करवाने का हम सब ने मिलकर काम किया। उसके बाद वो एफआई भी और पोस्को कोर्ट में उसका मामला भी चल रहा है मानगढ़। दूसरी बात, जब डीएपी की लड़ाई लड़ी तो यहाँ रोड पे बैठा, रोड जाम किया, केस लिए, पर रात को जब डीएपी लेके उठा, जब उठा तब डीएपी लेके उठा। मेरे को तो नहीं लगता मैंने किसी भी प्रकार से हार दी। जब यूरिया की बात आई, वही रोड रोका बादरा के अंदर, यूरिया रात को दिलवाई, रात को टोकन बंटवाए 2 बजे, और किसानों को सुबह जब खेत में पहुंचे तो उनके कंधों पे, उनके घरों, उनके खेतों में यूरिया पहुंची हुई थी। तो इसको भी मैं अपनी जीत मानता हूँ। उसके लिए कोई मुझे हार के लिए मानता हो तो उसके लिए अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। और रही बात गांधी आंदोलन की, गांधी आंदोलन में कार्तिकेय कोई भागा नहीं था। कार्तिकेय ने साथियों को बचाने का काम किया था। जब प्रशासन हावी हो गया था, मैं वकालत का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने वकालत करी है, मुझे पढ़ाई में सिखाया कि बंदूक सिर्फ फौज को मिली और डंडा सिर्फ पुलिस को मिला, और इनको चलाने की ताकत भी इन दोनों के पास ही है। आम जनता के पास किसी भी प्रकार से सामना करने की ताकत नहीं है। जब प्रशासन हमारे ऊपर हावी होने लगा, मैंने सभी साथियों को पीछे हटने का काम किया, क्योंकि एक बच्चे के सिर में अगर चोट लग जाती या ऐसी कोई चोट लग जाती जिसके उसे जीवन की हानि हो जाती, उसका जिम्मेदार कौन होता? राजनीति तो मैं आगे भी कर रहा हूँ और आगे करता रहूंगा, मेरी राजनीति को कौन रोक देगा? पर उसके जीवन लीला खत्म हो जाती, वो दाग कौन धोता फिर सारी जिंदगी? मैंने एक एक व्यक्ति को पीछे हटाया, एक एक बच्चे को पीछे हटाया। सारी रात मेरा फोन चलता रहा, लड़के पूछते रहे भाई साहब क्या करना है। मेरा एक एक व्यक्ति को आदेश था कि कोई भी सामने नहीं जाए, किसी के भी चोट लग जाएगी जिम्मेदारी मेरी होगी, हम ये प्रशासन के साथ लड़ाई फिर लड़ लेंगे। वो छोरे नहीं माने, आगे गई। मैं तुम छोरों को आगे नहीं लेके आया, यूं कहते कि छोरे को आगे करके खुद हट गया। मैं तो उन छोरों को पीछे रखा था और छोरे खुद आगे आए, चोट लगी। आज उन बच्चों के 180 बच्चों के ऊपर एफआईआर, उनका जिम्मेदार कौन है? मैंने तो उनको पीछे लेके गया था। अब मेरे पीछे अगर 4 लड़के हैं, उन 4 लड़कों की रक्षा करना भी मेरा धर्म पड़ता है। ईमानदारी से करो राजनीति। हो सकता है वक्त लग जाएगा, हो सकता है एक बार एक रात में नहीं चमकूंगा, पर जब चमकूंगा तब पूरा चमकूंगा। फिर रही बात दूसरी, बिजली आंदोलन में उस अभी भी वो वीडियो आपके बीच में पड़ी होगी, जब प्रशासन उनके मीटर फाड़ रहा था, उन साथियों के बीच में खड़ा उन प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ रहा था कि साहब हम गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हैं, हम आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। एक वीडियो तो ऐसी है जब शैलेंद्र को पुलिस डाल रही थी तो पुलिस के और शैलेंद्र के बीच में उनको छुटाने का काम भी मैंने किया था। उस स्थिति में मुझे भी डाला अंदर जा सकता था, पर ठीक है। पर जब वहाँ पे एक मीटिंग हुई छोटी सी चौक में, गाँव के ग्वांड में, और वहाँ से बोले कि हम जो धरना स्थल था बस स्टैंड की तरफ चलते हैं, तो हमारे साथी गुलशन जी वहीं थे। बोले आ जाओ भाई साहब, आप, मेरा ननियाल है, मुझे रास्ता पता है, आपके साथ गाड़ी में बिठा के ले चलो। मैं इनकी गाड़ी में बैठ के वाहन में रवाना हो गया। जब मैं वहाँ पहुँच गया, और जब क्यों गाड़ी में थे, वो पैदल आ रहे थे, वहाँ जाके देखा तो गाड़ियों में प्रशासन बैठ के जा रहा था। तब मेरा यूँ अजीब, मैं बोले ये क्या हो, प्रशासन, गाड़ियाँ तो हमारी आनी थी पर ये प्रशासन कैसे गाड़ियाँ ले जाए। आगे जाके देखा तो इस दौरान बीच में गिरफ्तारियाँ हो गई थी शैलेंद्र की और बाकी अन्य साथियों की। तो उस गिरफ्तारियों के अंदर जब बोला कि गिरफ्तारी हो चुकी है, सारा प्रशासन ने कर लिया है, तब उन्हीं साथियों को ले जाके गोगामेड़ी थाने के आगे धरना देने का काम भी मैंने ही किया था। कहीं भी मैंने जगह नहीं छोड़ी, कहीं भी मैंने लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी। पर एक बात आप बताइए, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन को किसी और के अंदर गुलाम बनाने से अच्छा सोचा कि जीवन में सारा जीवन जंगल में काट लूंगा, घास फूस की रोटियां खा लूंगा, पर कभी किसी की गुलामी सहन नहीं करूंगा। मैं वो कार्तिकेय डूडी हूँ जो किसी की गुलामी सहन नहीं करूंगा। मैं ये नहीं देख सकता कि कोई मुझे पुलिस थाने में पटक के, अड्डा पटक के मारने लग रहा है, उससे पहले मैं जितना अपना बचाव कर सकूंगा मैं करूंगा अपना। पर मैं इतना जल्दी झुकने वाला, कमजोर होने वाला इंसान नहीं हूँ कि कोई पुलिस अपनी राजनीति चमकाने के लिए गिरफ्तारी दे दूँ, अपनी राजनीति चमकाने के लिए 4 पट्टे खा लूँ। नहीं साहब, मेरी राजनीति अलग है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, पर अपने तरीके से लड़ूंगा। मैं अपने साथियों का बचाव करूंगा और आखिरी वक्त तक अपना भी बचाव करूंगा। अगर मैं बाहर रह के लड़ाई लड़ूंगा तब तक ही लड़ाई लड़ सकता हूँ, अंदर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। कार्तिकेय जी, कानून व्यवस्था की बात करें, पिछले 4.5 और क्यों पहले 5 साल की बात करें तो वर्तमान में अंदर 2 बड़ा प्रकरण जो भादरा के अंदर चंदन तस्करी, बहुत बड़ी तस्करी, और दूसरी 83,000 लीटर को डीजल, जो नकली डीजल है, गैस ऑयल, वो पकड़े जाना, और बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई इतनी हल्की ले गई आचार संहिता के अंदर के जो मुख्य आरोपी अब तक बाहर है। तो प्रशासनिक तौर पर की कमजोरी मान रहे हो क्षेत्र के अंदर? नशो लगातार, तस्करी लगातार, नकली माल लगातार। भाई साहब, नेतृत्व की कमी है, जनप्रतिनिधि में कमी है। जनप्रतिनिधि चोर है जो पिछला। अगर जनप्रतिनिधि सच्चा हो, जनप्रतिनिधि ईमानदार हो, मजाल है किसी की कोई पत्ता भी ला जाए।
आज क्षेत्र के अंदर अब मैंने तो वो मेरी तो ये आदत नहीं है किसी पे पर्सनल जाने की, मैंने तो व्हाट्सअप देखा, वो जमीन के कागज है बलवान फगेड़िया के नाम, वो फैक्ट्री रंजन मानस के नाम, उसका काम कोई और कर रहा है, कुछ और सिस्टम चल रहा है, उधर वो चंदन पकड़ा गया, उसका वो कोई यूथ याथ ब्रिगेड और बनाई है आजकल, वो SFI छोड़ के नया सिस्टम बना लिया उसने, तो उसका ही कोई पदाधिकारी उस चंदन में लिप्त। तो साथियों इससे ज्यादा आपको उदाहरण और कितने चाहिए। मेरी आदत नहीं है मैं किसी पे पर्सनल कटाक्ष करूं, मैं जब करूंगा तब चुनावी माहौल के अंदर करूंगा, मैं रात दिन नहीं करता। पर फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं ये शब्द लिप्त है, ऊपर से लेके नीचे तक लिप्त है। हमारे काम होते थे लालचंद जी के समय, मेरे पिताजी कराते थे, जसवंत जी थे तब हमारे काम होते थे, और हम जाके सीधा तहसीलदार की मेल पिता करते थे। तहसीलदार काम नहीं करता तो धमका के काम करा लिया करते थे। क्यों कराते थे? हमारे महीना नहीं आता था साहब। यहाँ बात तो वर्तमान विधायक भी कहे कि मैं दलाली खत्म कर दी, मैं थाना पुलिस जो है बैठा दी, रोड पर पुलिस कौन मिली, तो आई बात में तो सेम यही बात करने लगे भाई, थाना तहसीलदार में जो काम है डायरेक्ट होने लगे। आप SDM के पास जाके खड़े हो जाइए, आपकी सुनवाई हो जाए तो मुझे बता देना। आप कविता पूनिया के सामने जाके खड़े हो जाइए, आपकी सुनवाई हो जाए तो मुझे बता देना। यहाँ से जाने वाला एक एक प्रशासन का नुमाइंदा जाता है तब ये कह के जाता है भाई साहब पेंडा छुटाया हमने तो। नरेंद्र पूनिया DSP साहब गए थे, पीछा छुटा के गए। रणबीर जी पीछा छुटा के गए। पिछलाजी अगर पीछा छुटा के गए। सुखराम चोटिया पीछा छुटा के गए। जय कौशिक पीछा छुटा के गए। तो बड़ा आरोप लगा रहे हो। सीधी बात है, एक कर्मचारी काफी टाइम 2 साल 3 साल काम करके जा पीछा छुटा के गए ये लोग। मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज में, मैं सीधा कहता हूँ। एक व्यक्ति कहता था बोले भाई साहब 19-20 तो हम करते हैं राज के अंदर, 19 और 30 नहीं हो सकती, और ये आदमी 19-30 करने के लिए कहता। कार्तिक जी, जिस प्रकार से बलवान पूनिया विधायक बने उससे पहले उन्होंने अपनी एक किसान नेता की छवि बनाई। तो आज चाहे वो सिंचाई पानी के लिए हो, किसान सड़कों पर है, फसल बीमा क्लेम के लिए हो, किसान सड़कों पर है, खारा पानी पीना हो या यूरिया का आपने जिक्र किया, किसान हर तरीके से सड़कों पर है। तो फिर क्या किसान छवि जो धूमिल हो गई, अब किसान नेता बलवान पूनिया नहीं रहे। अनिल जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, किसान नेता ना तो 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में बनते। किसान नेता शोपत सिंह जी थे, किसान नेता देवीलाल जी थे, किसान नेता कुंभाराम जी थे। और बादरा तहसील में अगर किसी ने ईमानदारी से किसान नेता का तगमा लिया है तो वो एकमात्र चौधरी लालचंद जी थे। संपूर्ण जिंदगी, संपूर्ण जीवन एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, संपूर्ण जीवन कभी भी किसी से घूसखोरी का दाग नहीं लगा। उसके बावजूद एक काम किया था बड़ा, सिद्धमुख को लाने वाले भागीरथ वो थे, सिद्धमुख की लड़ाई लड़ने वाले। इतनी लड़ाई सारे जीवन लड़ने के बाद, उनके जाने के बाद उनको तगमा मिला कि ये हमारे क्षेत्र के किसान नेता थे। आजकल तो 5-4-3-2 महीने में तो 5 साल के अंदर हम ही किसान नेता का तगमा दे देते हैं और उतार देते हैं। वो सच्चे किसान नेता हो तो ये तगमा हम ही देते हैं और हम ही उतारते रहते हैं। जो किसान नेता बनेगा उसको कम से कम 40 साल इस राजनीति में तप करना पड़ेगा। वर्तमान में 14 गांव बरानी क्षेत्र है, वो बड़ो हाईलाइट है, नहर को शिलान्यास भी हुए है कि नजरियों देखने में आ गया थे साहब। फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पे है। आज एक सपने का कोई आधारशिला रखे, कोई उसका लोकार्पण करे, कोई शिलान्यास करे, उस चीज़ का कोई इलाज नहीं। आज 14 वीरानी गाँव में वो स्थिति है कि हमारे नहर की बात मत करना साहब, कभी आएगी तो हम ले लेंगे, हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। वहाँ पे सिंचाई व्यवस्था के अलावा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करी जाए, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदे का काम होगा। साहब एक बात बताइए आपको, मैं कहता हूँ सिद्धमुख कैसे आई? सिद्धमुख का पानी था इसलिए आई। सिद्धमुख का पानी था, लड़ाई लड़ी गई, जर्मन योजना के तहत अकाल रात का पैसा आया, नहर बनी, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। आज आप उसमें लिफ्ट, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में से पानी लाओगे, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में से पानी कहां से आएगा? IGNP से। IGNP के अंदर खुद एक, मैं कहता हूं IGNP के चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट है जिसके अंदर उसने खुद बखान किया है, वी डोंट हैव ए सिंगल ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। हमारे पास एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। तो यहाँ पे 350 क्यूसेक पानी कहाँ से ला के देंगे? कहाँ है उसकी DPR, कहाँ है फिजिबिलिटी, कहाँ है उसकी सर्वे रिपोर्ट? बिना आधार के कोई शिला रखे, वो आधारहीन शिला है। और आधार इन बातों की कोई जगह नहीं होती। अगर जनता मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, अभी भी भालू बन के वोट देते रहिए। मेरी राजनीति सीधी है, मेरी राजनीति साफ है। पेयजल की सुविधा जो भी जनप्रतिनिधि है उन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम ना करे।
उनको पेयजल की सुविधा करे। अब उनका सिंचाई व्यवस्था से कोई आना भाई अब लंबे समय तक कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि लोग उनको बेवकूफ बनाना बंद करो। 20-30 साल हो गए उनको बेवकूफ बनाते हुए कि आपके नहर लाएंगे। कहाँ से लाओगे नहर जब पानी है ही नहीं? जब नगमर सिंह ब्रांच और सिद्धमुख ब्रांच की बारियां पिटने लग रही है, आप वहां पे एक नई नहर की बात करने लग रहे हो। साहब सीधी सी बात है, राजनीति कितनी भी करो, कितनी लंबी करो, पर जितनी भी करो मजबूती के साथ करो, सच्ची करो, बेदाग करो। आपको थोड़ा समय लग सकता है पर लंबे टिकोगे। आज लोगों ने 15 साल का संघर्ष देखा, सिरमौर बनाया। सिरमौर क्या बनाया? परिवार ने जगह छोड़ दी तब जगह मिल गई। एक बार पीछे परिवार ने 2 जगह होके चुनाव लड़ा, एक कोई बीच में और आ गया था, उसको जनता आज भी स्वीकार नहीं करती है। एक चुनाव और लड़ा दो, पीछे चुनाव लड़ा था, कहां जगह मिली? अब चुनाव लड़ा दो, टिकट ही नहीं मिली। मतलब परिवार की फूट की वजह से। पिछले चुनाव में भी क्या होता, परिवार ने एक गलत फैसला ले लिया था जिसमें मैं उस टाइम भी साथ नहीं था। इसको जगह मिल गई तो जनता ने भुगत लिया। अब जनता पीछा छुटाने के लिए तैयार, जनता रात दिन रो रही है इस आदमी से पीछा छुटवा दो, चाहे कोई भी आ जाओ। और उसके लिए सामने एक ही विकल्प दिख रहा है। वही बात आ गई जो शुरुआत में आई थी, वही बात वापस आ गई। अब वही लोग कह रहे हैं कि इस आदमी से पीछा कोई छुटवाए तो ये छुटवाए, हमें पता है इसके पास भी इज्जत नहीं होगी। मैं एक ही चीज कहता हूं, आज सारे जा तो रहे हो, जाओ जिधर देना है। ब्लॉक वाले चुनाव तक रुक जाओगे क्या? ब्लॉक वाले जिला परिषद तक, पंचायत चुनाव तक वहीं रुक जाओगे क्या? आज तो 80% गांव चला गया, ब्लॉक में तो उतरना पड़ेगा। तो वहां जाओगे या मेरे पास आओगे? और मैं तो भेजने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पुराना तो यही घर था। हिज्जे को बोई जो आपको है, बटा कौन ही हिज्जे कोई। और उनको तो आज भी पता है, लोग वोट दे रहे हैं उस घर को, पर आज भी कहते हैं चाय पानी नहीं है उस घर में। अभी पिछले साल 5 साल घना ही पैसा कमाया इस आदमी ने, पर आज भी तहसील में ये नाम नहीं कमा पाया कि चाय पानी और इज्जत उस घर में। आज हमारा 10 साल 15 साल 20 साल से परिवार राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा है, पर आज भी तहसील के अंदर ये आवाज है कि चाय पानी इज्जत खाना रुकना ठहरना कभी कहीं किसी घर में, तो डूडी परिवार के घर में क्यों? ये हमारे संस्कार रहे, ये हमारी आधारशिला रही है। हम जब से एक ही चीज और कहता हूं आपके मार्फत से, मुझे थोड़ा समय और लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से जमींदार के बेटे को किसानी नहीं सिखाई जाती, व्यापारी को बेटे को व्यापार, मुझे सेवा करनी मत सिखाना सब परिवार इस जनता की। मैं जिस दिन पैदा हुआ था ये देखने लगा था, आज तक अगर मेरी उम्र के 32 साल जनता की सेवा करते देखा है और खुद ने करी है। उसके लिए मुझे जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है। पद से बड़ा कद होता है, और कद मेरे परिवार का पहले भी था, आज भी है, आने वाले 10-15 साल तक और रहेगा। पर जिस तरीके की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कार्तिकी जी, एक काफी टाइम बड़ो मुद्दा किसान भवन, और किसान भवन पिछले चुनाव में रहे और चुनाव में हालांकि बन के पूरा हो गए, लेकिन जनता के बीच में एक संशय है कि किसान भवन के अंदर एक पार्टी विशेष को दफ्तर बनो, क्या वो किसान भवन है? किसान भवन के नाम पर एक सिर्फ दिखाओ करेंगे? मान बनाओ एमएलए, मान बनाओ विधायक, ये आपकी वर्दियों मन 25-30 हजार वोट बैठ जो किसान बात के पास से कौन भगा दी? तो मतलब कार्तिक ये बात कह रहे हैं किसान, सीधी बात है, ये किसान भवन जनता का एक एक व्यक्ति का पैसा इसमें लगा है, किसानों का पैसा लगा है। किसी एक व्यक्ति ने कोई खुद के पैसे से नहीं बनाया। इसमें जनता का, मजदूर का, किसान का, तहसील के एक एक व्यक्ति ने अपने खून काढ़ी कमाई का पैसा दिया है। 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 100, किसी ने अपने ब्योंत के हिसाब से 1000, 2, जितने भी दिए। उसमें आपका पार्टी चलाने का कोई काम? मैं मेरे घर में चलाने लग रहा ऑफिस, मेरे पास 5 रुपए होंगे, मैं उधर खोल लूंगा मेरा ऑफिस, जगह पड़ी। मैं किसी और के पैसे की लेके बनाई जगह पे अपना पार्टी का ऑफिस बनाऊंगा? और छुटवाने का दम है तो ये बीजेपी छुटवा देगी अगले कार्यकाल में, जब आपके पास राज आएगा बीजेपी का। और नहीं छुटवा पाए तो राज दे के देखो, बार भगा के नहीं मारूं तो मेरा नाम बदल दी। सीधी सी बात है। गलत काम ना तो करता ना सहन करता। मेरी कलम में ताकत होगी, भला कर दूंगा, ना तो गलत काम करूंगा ना गलत काम करने दूंगा। मैं तो थोड़ा शुरुआत नहीं हो पाई, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे, परिवार का भी मेरे पे वजन है, संस्कारों का भी वजन है। इलाज नहीं है, मैं थोड़ा हैंग हो जाता हूँ चलते चलते, पर इलाज नहीं है, गुस्सा आ जाता है गलत काम पे। कार्तिक जी, आप 2.5 साल से आरएलपी में, और 25 तारीख को सुबह में आपका हनुमान बेनीवाल भी आ रहा है, तो 2.5 साल वो हो गए, चुनाव आ गए हैं, चुनाव आप लड़ रहे हो, तो अभी तक आपने अपना संगठन में कितने तो सदस्य बना लिए? क्या संगठन की रूपरेखा आपकी क्या बना रखी है? आप सिंगल मैन हो या कुछ और भी आपके पास? मैं साहब मेरे ताले नहीं दिखाता, क्योंकि लोग, मैं मेंबर कितने? मेंबर बहुत है, मेंबर की कोई गिनती नहीं होती। ये तो जनता है, बढ़ती रहेगी घटती रहेगी। मैं उन लोगों में से हूँ, मेरे पास
कितने ताड़े और कितनी चाबी। उम्मीदवार के बाद में मतदाता ही है या कोई संगठन भी आप? मेरे पास संगठन भी मजबूत है, मेरे पास युवाओं की शक्ति भी बहुत है, और मेरे पास सबसे मजबूत है जो परिवार के जुड़े लोग थे, परिवार थे, वो आज भी अंदरूनी रूप से मेरा साथ देना चाहते हैं, चाहे उनके ऊपर 100 मजबूरियां रही हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको एक बात कहता हूं, एक तो आपका विरासत में मिला हुआ धन होता है, एक आपकी खुद की ताकत से अर्जित करते हो। मैं मेरी ताकत से अर्जित कर रहा था 2.5 साल से, उसके बाद मुझे विरासत में भी मिला है, पर मेरा लगभग जो विरासत का धन है वो मेरे परिवार ने पिछली साल अडाने रख दिया, उसके लिए मुझे मूल भी भरना पड़ेगा, दुगनी मेहनत करके ब्याज भी भरना पड़ेगा, पर निश्चित रूप से मेरा जितना धन था परिवार का उसको मैं वापस मेरी जगह लाने का काम करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए 10 साल और लग जाए। निश्चित तौर पे जनता के बहुत प्यार मिला, तभी आज आपके बीच में इस जगह तक पहुंच गया, नहीं तो आज जब पहले दिन जब घर से चला था और उस दिन आज के दिन में रात दिन का अंतर है, और ये सिर्फ इसी वजह से हो पाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत मेरी हिम्मत बढ़ाई, ताकि मैं टूटू ना, मैं कमज़ोर ना पड़ूं और अपनी लड़ाई को इसी तरीके से कायम रखूं। चलिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप लोगों मैसेज मैं भादरा की जनता को, को। भादरा की जनता को एक ही चीज़ का देना चाहूँगा, टाइम नज़दीक है, लड़ाई बहुत लड़ ली, कंधों पे बहुत वजन आ गया, साथी सब मिलके कुछ कुछ वजन कंधे का कम करे, खुद अपने हिसाब से वजन अपने हिसाब से लेते रहे, और इस लड़ाई में, इस संग्राम में जो 25 नवंबर को होने वाला है उसमें मेरा मजबूती के साथ दे। आपको इतना ही कहना चाहता हूं साथियों, राज ना मिला, सत्ता ना मिली, सत्ता के नज़दीक लगा के देख दो, राज का चूरा बना के आपके कदमों में नहीं डाल दिया तो मैं भी असल का कार्तिकेय डूडी नहीं। बहुत धन्यवाद जी।